नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें क्लास नंबर 3 है। पूरी की पूरी वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए क्लास हमारी आज की पार्ट आज हमारा 3 होगा। ठीक है, इससे पहले जिसका पार्ट फर्स्ट है या फिर इसका जो पार्ट सेकंड है ना, सेकंड है, ऑलरेडी मैंने इन दोनों को पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने उन दोनों वीडियोस को ना देखा हो तो जाकर के पहले देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बैकग्राउंड में मेरे म्यूजिक चल रही होगी। क्यों? क्योंकि पास में ही गणपति बप्पा बैठे हुए हैं, तो उन्हीं का लोग जश्न मना रहे हैं, इसलिए आवाज़ आ रही है और आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी चैनल पर ऐसी क्लासें आपको मिलेंगी। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, हमने जो क्लास एंड किया था, हमने आपको जनगणना पढ़ाया था ना, जनगणना के बारे में हमने पढ़ाया था। मैंने बोला था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम उसी आधार पर प्रदेश की या फिर देश की जनसंख्या मानते हैं, क्योंकि जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जनगणना हो नहीं पाई थी। ठीक है, चलिए तो जो आज आपको पढ़ाया जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। तो प्रथम हुई थी 1872 में। एक व्यक्ति का नाम था, क्या है, मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। ये जो प्रथम जनगणना हुई थी ये एक टेम्परेरी जनगणना हुई थी। ठीक है, फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये एक तरीके से जनगणना हुई थी, एक प्रॉपर तरीके से जनगणना हुई थी। किसमें? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब? 1981 में। अब जो ये जनगणना विभाग होता है ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, और इसमें जनगणना 10 साल के बाद की जाती है। 10 साल पर जनगणना होती है। किसमें? जैसे पहले 2011 में हुई थी, फिर 21 में होनी थी, अब जो आने वाली हो अब तुम्हारा पूरा 31 में होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अगर मैं आयुक्त की बात करूं तो इसका नाम है विवेक जोशी। ठीक है, इसके आयुक्त का क्या नाम है? इसका नाम है विवेक जोशी। आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए पहले हम 15वीं जनगणना 2011 और बाद में 16वीं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 16वीं जो जनगणना हुई थी ना, एक डिजिटल गणना कराई गई थी। ठीक है ना, चलिए 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो शुभंकर था, यानी इसका मैस्कॉट क्या था? प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था, इसका मैस्कॉट था। इसका वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, यानी कि आवर पॉपुलेशन आवर फ्यूचर, यानी आवर पॉपुलेशन आवर फ्यूचर। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछेगा ये है। ठीक है ना, FI लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है, यानी आवर फ्यूचर आवर पॉपुलेशन आवर फ्यूचर, इसका ध्येय वाक्य है। अब बात करें 16वीं जो जनगणना कराई गई थी, किसमें? ये डिजिटल तरीके से कराई गई थी। इसका शुभांकर क्या था? डिजिटल प्रगणक शिक्षिका, और ये डिजिटल तरीके से जनगणना हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि भारत यानी इंडिया टॉप पर है पूरे विश्व में, जनसंख्या में इंडिया प्रथम स्थान पर है। लेकिन जो हमारी गृह मंत्रालय की जो अंडर में जो साइडें होती हैं वहाँ पर भारत को भी 2 ही नंबर में रखा गया है। भारत को सेकंड नंबर में रखा गया है, यानी भारत अभी सेकंड नंबर पर ही है, और जो चाइना है, आपका चीन जिसको बोला करते हो ना, वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, लेकिन UN के अनुसार यूएन के अनुसार भारत पहले स्थान पर है।
उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे कि था जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है 19,98,12,341। ठीक है, ये टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार आपकी हमारे प्रदेश की दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्तमान के देखें ना तो वही 24 करोड़ की आबादी है हमारे प्रदेश में। ठीक है ना, 24 से 25 करोड़ की आबादी है। कहाँ पर? हमारे अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें इसमें दरअसल पुरुषों की संख्या कितनी है, तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, वो 52% पुरुष हैं और जिनमें से 48% महिलाएँ 48% महिला हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, यानी टोटल जनसंख्या में 52% पुरुष हैं और 48% महिला हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है। ठीक है, तो प्रयागराज में है। यानी जनसंख्या का मतलब होता है कि उस जनसंख्या में पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगे और बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है, तो इसमें एक ट्रिक बनाई है। प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, से प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले बोला करते थे ना, वर्तमान समय में प्रयागराज है। फिर मंत्री से बनेगा आपका मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुरादाबाद किसके लिए फेमस है। ठीक है, पीतल के लिए फेमस है मुरादाबाद, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। गया से बनेगा गाज़ियाबाद। ठीक है, आज से बनेगा आजमगढ़ और लखनऊ से पूरा बन जाएगा लखनऊ। यानी प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, प्रयागराज, इसके बाद मुरादाबाद, इसके बाद गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़ और बाद में लखनऊ। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या तो प्रयागराज में है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया यहाँ पर ये। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका महोबा में है। यानी महोबा में न्यूनतम जनसंख्या है, यानी मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, ज़िले में है, उसका नाम है महोबा। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में। ध्यान रखना, ये आपका मैक्स है, मैक्सिमम। ठीक है, चलते हैं, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो, अब ये कुछ सर्वाधिक पहले प्रयागराज, फिर उससे कम मुरादाबाद, फिर उससे कम गाज़ियाबाद, उससे कम आजमगढ़ और सबसे कम लखनऊ में। ठीक है, अब यहाँ पर यानी ये बड़े से छोटे की ओर, यहाँ जो क्रम लगाया गया है ये आपका बड़े से छोटे की ओर है। ठीक है ना, छोटे की ओर है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि सबसे जो नीचे वाली हमारी जो ट्रिक है, ये नीचे वाली ट्रिक है, इसमें क्या है, दरअसल इसमें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में। जैसे कि मैं हारा चित्र बना वर श्रद्धा ललित के साथ, ये ट्रिक था। अगर ट्रिक तुम्हें याद ना हो तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इसलिए जैसे मैं से महोबा, हारा से बनेगा हमीरपुर। ठीक है ना, महोबा में मिनिमम जनसंख्या है, मिनिमम। ठीक है, अब ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। ठीक है, महोबा से महो बन जाएगा और महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, वहीं पर प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। फिर हारा से बनेगा हमीरपुर, चित्र से बनेगा चित्रकूट, श्रद्धा श्रावस्ती और ललित के साथ यानी कि ललितपुर। ठीक है ना, तो ये हमारी कुछ जनसंख्या के बारे में हमने अभी तक का पढ़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करें इसके साक्षरता के बारे में, यानी लिटरेसी के बारे में। कहते हैं पूरे इंडिया में केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको पूरे भारत में केरल में मिलेंगे। और सबसे मिनिमम
साक्षरता कहाँ पर? बिहार में है। बिहार, बिहार पहले इसको बिहार बोला जाया करता था, बिहार, लेकिन वर्तमान समय में इसको बिहार बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मैक्सिमम जनसंख्या, मैक्स कहाँ पर है? केरला, केरल, केरल, ठीक है ना, केरला। मैक्सिमम लिटरेसी यानी साक्षरता केरल यानी केरला, और मिनिमम बिहार में है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रदेश की, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। अरे भगवान, कभी कभी तो मेरा चलिए अब क्या कर सकते हैं ना, आगे बढ़ें, क्योंकि माइंड को कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। एक तरफ पढ़ाना भी है मन लगा करके, और एक तरफ वो है कि म्यूजिक बज रही है, ठीक है। चलिए देखिए, साक्षरता यानी हम लिटरेसी के बारे में देखते हैं। तो हमारे प्रदेश में कितनी पूरी लिटरेसी है? यानी 67.71% पूरी लिटरेसी है। पूरी साक्षरता कितनी है? 67.71%, ठीक है ना, 7 अब इसके बारे में बात करते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग हैं? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उसका नाम है श्रावस्ती। सबसे कम, न्यूनतम में कौन है? श्रावस्ती। ध्यान रखना, आपका मिनिमम लिटरेसी में है, ठीक है। वहीं पर मैं अगर बात करूं मैक्सिमम कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर, मैक्स, ठीक है। चलिए आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ता हूँ। अब बात करें पुरुष की, पुरुष और महिला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, जो पुरुषों की अगर इसमें मैं बात करूं किसमें साक्षरता की, तो 77.3% पुरुष साक्षर हैं, और वहीं पर महिला कितनी साक्षर हैं? 57.2%, यानी इसमें इतनी ये महिलाएं साक्षर हैं और इतनी ये आपके प्रदेश में पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक साक्षर पुरुष रहते हैं ना, कहाँ पर है? वो गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो साक्षर पुरुष कहाँ पर है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षर पुरुष रहते हैं, निवास करते हैं। और वहीं पर अगर मैं महिला की बात करूँ, फीमेल की, ठीक है ना, फीमेल की, फीमेल की, तो फीमेल में कितनी साक्षरता है? 57.2%। आपको दोनों का दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, ये भी डाटा ध्यान रखना है आपको, और आपको ये भी डाटा ध्यान रखना है, दोनों का दोनों डाटा आपको ध्यान रखना है। यानी पुरुष 77.3%, और जहाँ पर जो महिलाएं हैं 57.2%, यानी कि 57.2%, ओके। और जो सर्वाधिक जो महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हैं, कहाँ पर है? कानपुर नगर में, ठीक, इस डेटा के हिसाब से कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी महिलाएं हैं। वहीं पर न्यूनतम कहाँ पर है? श्रावस्ती। देखो, आप सबसे बड़ी बात याद करने की, आप लोग याद कैसे करेंगे, तो सर्वाधिक जो साक्षर लोग कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में पुरुष भी सर्वाधिक साक्षर हैं, यानी इसका संबंध तो आप लोग इससे मिला देना, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे कम न्यूनतम कहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती ऐसा जिला है जहाँ पर कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। वहीं पर अगर मैं पुरुष की बात करूँ, तो श्रावस्ती के जो पुरुष है ना, वहाँ पर भी साक्षरता कम है। श्रावस्ती जो जिला का नाम है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर भी पुरुष भी कम साक्षर हैं, ठीक है। तो इसका संबंध आप इससे जोड़ सकते हैं, यानी पुरुष हो या महिला हो, दोनों श्रावस्ती में कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं महिला की बात करूँ तो कानपुर में सर्वाधिक हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि सीएम ने 2.0 में, यानी योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान स्टार्ट हुआ था 2.0 में, यानी जब इनकी दूसरी गवर्नमेंट बनी तब श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया। आगे बढ़ें, चलिए। शायद मुझको लगता है कि हमारे क्षेत्र से लाइट चली गई है, तभी साउंड सर्विस बंद हो गई है। ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि
पढ़ाना और म्यूजिक बैकग्राउंड बज रहा है, तो इसमें से मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एससी सबसे ज़्यादा किस ज़िले में निवास करते हैं और यूपी में कितना % है, और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति कितनी है। ठीक है, उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम आपको पूरे प्रदेश का आपको जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए, पूरे देश का जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर का आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ बात करूँ किसकी, एससी की। ठीक है, इसको बोला करते हैं अनुसूचित जाति। देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनमें अंतर होता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि जो क्या बोला करते जनजाति होती है ना, उन्हें उसमें रखते हैं अनुसूचित जनजाति में, पहले ये बाद में ये। ठीक है, यानी एससी उत्तर प्रदेश में एससी में कौन सा, जैसे कि रैदास में आ जाता है ना, और पासवानों में सभी एससी में आते हैं। होता है ना जनरल ओबीसी और एससी, बाद में एसटी, सॉरी एससी और बाद में आपका एसटी, ऐसे आपको मिलेगा हर जगह, देखना कभी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससी, इसे बोलते हैं अनुसूचित जाति। ये यूपी में सर्वाधिक हैं और कितने हैं, 20.5%, यानी 20.5%, यानी 20.51% हमारे अपने यूपी में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं, तो सर्वाधिक निवास करते हैं सीतापुर में, और सबसे कम बागपत। ठीक है, अच्छा, जो ये बागपत जिला है क्या दिल्ली के आसपास है, बताइए। जो ये बागपत है क्या दिल्ली के आसपास है। तो जो अगर मैं अनुसूचित जाति की बात करूं तो सर्वाधिक हमारे यूपी में है, कितना, 20.51% है। वहीं पर अगर मैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर रहते हैं, तो एक ज़िला का नाम क्या है, एक ज़िला का नाम है सीतापुर, सर्वाधिक यहाँ निवास करते हैं। और जो सबसे कम है, सबसे कम यानी कि मिनिमम, ये कहाँ पर है, ये है बागपत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी यूपी में सर्वाधिक। ठीक है, और देश में 1.09%, यानी 1% के थोड़ा ज़्यादा, 1% से थोड़ा। ठीक है, और वहीं पर कि अगर पूरे भारत अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे भारत का 0.06% है। पूरे कहाँ पर का, पूरे भारत कहाँ पर है, यूपी में। पूरे भारत का यूपी में 0.06% कौन है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उस फैक्ट को समझते हैं। अब सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है, अब बोलेंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। वहीं पर अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो बागपत में अनुसूचित जनजाति के लोग कम निवास करते हैं। आगे बढ़ें, चलिए, तो इसको न्यूनतम में यहाँ पर भी बागपत है और न्यूनतम यहाँ पर भी बागपत है, यानी चाहे वो एससी हो और चाहे वो आपका एसटी, ये बागपत में दोनों के दोनों कम निवास करते हैं। अगर एससी की बात करूँ तो जो सीतापुर में अधिक, और अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूँ तो सोनभद्र में ज़्यादा। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अब कभी कभार पूछा करता है कि 10 की वृद्धि दर कितनी है, यानी 2001 से लेकर के 2011 तक, यानी इस 10 साल में। तभी तो बोला करते हैं ना 10 की वृद्धि दर, क्योंकि जब 2001 में से 2011 को मैं 2011 में से जब मैं 2001 को घटाऊंगा तो पूरे 10 साल निकलेंगे, तभी बोलते हैं 10 की वृद्धि दर कितनी है, कहाँ पर की, उत्तर प्रदेश में कितना है, 20.23%, यानी 20.23% वृद्धि दर है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ें, चलिए, अभी हमारा पूरा हुआ कहाँ पर है भाई। अच्छा,
सर्वाधिक जो वृद्धि दर कहाँ पर है? अब बोलेंगे कानपुर में, सॉरी गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर दिख रहा है ये गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है। कितनी हुई है? 491 वृद्धि दर हुई है। आपका ये कानपुर में मुझे लगता है कि मिनिमम है। कितना? 9.9%, यानी कानपुर में मिनिमम है। और आपकी जो मैक्सिमम कहाँ पर है? आपका गौतम बुद्ध नगर मैक्सिमम। आगे बढ़ें। अब हम जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लेते हैं कैसे। जैसे 1 किलोमीटर का क्षेत्र है जी, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, उसे बोला करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 यानी 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो ये सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 59.71, यानी 5,971, यानी कि गाज़ियाबाद में 1 किलोमीटर में 5,971 लोग रहते हैं। वहीं पर अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो आपका न्यूनतम पड़ेगा आपका ललितपुर में, यानी 1 किलोमीटर में ललितपुर में 242 लोग ही रहते हैं। आगे बढ़ें। चलिए तब तक मैं रेस्टिमा लेता हूं और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं, यानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको जितना मटेरियल पढ़ाया जा रहा है फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना याद कर पाते हैं। ठीक है ना। मैंने बोला था पीडीएफ आपको दी जाएगी, पर अभी नहीं, जब तक पूरी क्लास एंड नहीं हो जाएगी। जैसे पूरी क्लास हमारी 3-4 क्लासों में हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, और वैसे पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए। यहाँ पर अगर मैं लिंगन अनुपात की बात करूँ, यानी सेक्स रेशियो की बात करूँ, ठीक है, रेशियो। अच्छा, इसमें इस बात से लगाया जाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसे बोला करते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है नहीं, यानी 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे कि वैसों की, तो जैसे कि 912 यानी 1000 पुरुषों में से 912 महिलाएं हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक सेक्स रेशियो यानी सर्वाधिक लिंगन अनुपात कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे जौनपुर में है। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1024। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें। चाहे आप लोग इसे 1024 कर सकते हैं, 1024 कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे गौतम बुद्ध नगर में मिनिमम लिंगानुपात है। वहीं पर अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर में है। कितना है? 1024। ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि 0 से 6 वर्ष, यानी 0 से 6 वर्ष की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कितना है? 902, यानी 1000 बॉयज़ में से 900 गर्ल्स हैं। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक अगर लिंगन अनुपात की बात करें किसमें? 0 से 6 वर्ष में, तो सर्वाधिक आपका पड़ेगा बलरामपुर है। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो ये बागपत में न्यूनतम है। किसमें? मिनिमम है बागपत में।
ठीक है, और 1 से 6 वर्ष की हम बात कर रहे हैं बच्चों की। ओके, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो आपको मालूम पड़ा कि जब कभी आपका वयस्कों का पूछें तो आपको जौनपुर मैक्सिमम बताना है और मिनिमम आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर। वहीं पर अगर आपसे पूछें कि 0 से 6 वर्ष के बीच में, यानी 1000 बॉयज़ में 902 गर्ल्स हैं, ठीक है, और इसमें सर्वाधिक क्या है, बलरामपुर, और न्यूनतम आपका बागपत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम ग्रामीण की बात कर लेते हैं और धर्म शहर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर शहर की। ठीक है, तो ग्रामीण में कितना, 72% लोग, और सर्वाधिक प्रयागराज या फिर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ग्रामीण में 71%, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर। वहीं पर अगर शहर की बात करें तो गाज़ियाबाद और श्रावस्ती, कितना, 22%, यानी 22%। यहीं पर अगर हम स्लम आबादी की बात करें, स्लम आबादी यानी कि जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उसे हम स्लम आबादी में दर्जा देते हैं। जैसे कि अगर आपने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता धारावी, धारावी स्थान का नाम है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी स्लम्स हैं, यानी काफ़ी जो लोगों के पास घर नहीं होता, खुली छत के नीचे सोते हैं, उन्हें बोला करते स्लम आबादी। वो काफ़ी मिडिल क्लास, काफ़ी गरीब होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी 4थे स्थान पर है, और यूपी में एक सर्वाधिक, अगर मैं यूपी की बात करूं तो मेरठ में सर्वाधिक स्लम है। यूपी में सर्वाधिक रहने वाली जो संख्या है मेरठ में, किनकी, स्लम के लिए, स्लम आबादी कहाँ पर है, मेरठ में। कहाँ पर है, सर्वाधिक। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ जाते हैं। चलिए, ये धर्म आधारित, यानी आपका जो धर्म मानते हैं ना, हम में से कई अलग अलग धर्म एवं संप्रदायों के होंगे। ठीक है, चलिए, जैसे हिंदू लगभग वही 80% के आसपास में हैं, यानी 79.373%, यानी ये इंडिया में सर्वाधिक है। ये हमारे पूरे भारत का है पूरा ये डाटा, जो आपको डाटा दिख रहा है पूरा का पूरा, ये लेटेस्ट है और ये इंडिया का है। ठीक है, हिंदू आपका वही 80% के आसपास में है। फिर कभी कभार आपसे क्रम लगाने के लिए आ जाया करता है ना, इसलिए जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, आपसे ना तो हिंदू पूछेगा और ना ही तो आपसे कभी मुस्लिम पूछेगा। आप सिख से लेकर के ईसाई तक, इनमें से कोई भी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि सभी को पता है कि इंडिया में पहले हिंदू निवास करते हैं और दूसरे नंबर में मुस्लिम निवास करते हैं। तो आपसे सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, आपको याद करना है। ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई। ठीक है, अच्छा, हमारे भारत में सबसे कम निवास करते हैं बौद्ध। ठीक है ना, जब कभी आप लोग सिक्किम वगैरह जाइए या फिर तिब्बत के आसपास में, आपको बौद्ध के लोग, बौद्ध मिलेंगे ना। ठीक है, अच्छा, अब भाषा बोलने वाले के आधार पर बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक हमारा बात करते हैं ना कि हिंदू, फिर मुस्लिम सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं, ये रामपुर में। हमारे प्रदेश का जिला है, हमारे अपने यूपी का एक जिला जिसका नाम है रामपुर। रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिम निवास करते हैं। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, फिर उसके बाद में सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई। ठीक है, अब भाषा के आधार पर बोलने वाले लोग कितने हैं, तो सर्वाधिक हमारे उत्तरी भारत में काफ़ी मात्रा में हिंदी बोली जाती है। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो आपको भाषा मिल जाएगी, अब मध्य प्रदेश जाएंगे तो आपको भाषा मिल जाएगी हिंदी। अब हमारा प्रदेश तो पूरा हाई हिंदी भाषी क्षेत्र है, और इसके आसपास के जो और ज़िले हैं, फिर आसपास के जो राज्य हैं, जैसे झारखंड है, उसमें भी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऐसा है। तो भाषा के आधार पर हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। लेकिन अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में पहले हिंदी बोली जाती है, जो कि 94% है, यानी 100 में से 6% कम है, नहीं तो पूरा हिंदी, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि जैसे उर्दू सेकंड नंबर की भाषा है। जैसे मैं बात करूं पूरे भारत की, तो लगभग हिंदी बोली जाया करती है, और पूरे विश्व में मंदारिन भाषा बोली जाती है। और वहीं जैसे चाइना में मंदारिन भाषा बोली जाती है, चाइनीज़ के अलावा भी। वहीं पर अगर मैं पूरे भारत की बात करूं
तो हिंदी, दूसरे में उर्दू, ठीक है, फिर पंजाबी और लास्ट में हमारा बंगाली। ठीक है, चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने राज्य के बारे में। ठीक है, हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर क्राइम अब थोड़ा कुछ कम हो रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसका जो इसमें क्या है, 2 आपको स्टार मिलेंगे। यहाँ पर 2 स्टार मिलना है, ये देखो 2 स्टार हैं, पहली बात। ठीक है, और आपको 2 मछलियाँ मिलेंगी। इसके बाद में 2 मछलियाँ हैं और बीच में आपको तीर और कमान मिलेगा। बीच में आपको तीर कमान मिलेगा। देखो यहाँ पर ये तीर कमान मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 2 स्टार। ठीक है, इसके बाद में 2 मछलियाँ और आपका तीर और कमान, और आपको लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार। ये हमारे प्रदेश का सिंबल है। जैसे आपके आसपास जो पुलिस है ना, उनके जो वर्दी पहनते हैं, उनके हमेशा टोपी पर या वर्दी में लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार, और यही सिंबल बना होता है। ठीक है, तीर धनुष। ठीक है, ये राम राज्य का प्रतीक है, तीर और धनुष, क्योंकि दो वर्तमान समय की जो राजधानी है लखनऊ है, और राम के छोटे भाई लक्ष्मण, उनके नाम से इसका पहले नाम लखनपुरी था, वर्तमान समय में इसका नाम लखनऊ है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, 2 मछलियाँ हैं। और इसकी बात करते हैं। अब इसमें जो 2 धाराएं जैसे बना है, ऐसे बना है ना, ऐसे ऐसे, तो ये एक गंगा और यमुना। ठीक है ना, इन्हीं 2 धाराओं के को दर्शाया गया है इसमें सिंबल में। ठीक है, चलिए हम राज्य चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो राज्य चिन्ह प्रतीक 4, इसको स्वीकृति कब मिली थी, 1938 को इसको स्वीकृति मिली थी, जिसमें तीर धनुष, 2 मछली, 1 वृत्त, देखो यहाँ पर वृत्त बना गया है। ठीक है, और राज्य पशु बारहसिंगा। ठीक है ना, बारहसिंगा हमारे राज्य का राज्य पशु है। रांची, अगर मैं बात करूं पक्षी की, तो सौरस या फिर क्रॉच है, सौरस या फिर क्रॉच है। ठीक है, हमारे प्रदेश का राज्य फल क्या है, पलास, या फिर आपको कहीं कहीं पर कमट टेसू मिलेगा। ठीक है, हाँ। फिर राज्य का जो हमारे फल क्या है, मैंगो यानी कि आम है। और जो हमारे राज्य की मिठाई क्या है, जलेबी है। राज्य की हमारी जो मिठाई जलेबी है। जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में पहले के समय में जो टीचर जलेबी बच्चों को दिया करते थे खाने के लिए, लेकिन जलेबी इतनी महंगी है कि लड्डू दे देते हैं। ठीक है, राज्य खेल हॉकी, और हॉकी के जादूगर हम मेजर ध्यानचंद को कहते थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र। ठीक है, अच्छा, इनका हैप्पी बर्थडे होता है, और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे की याद में हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे कब होता है। ओके, बताना है आपको। राज्य का जो हमारे वृक्ष है उसका नाम है अशोक। ठीक है, अशोक, ये वही अशोक है जब हनुमान जी माता को, सीता माता को खोजने के लिए श्रीलंका पर गए थे, लंका में गए थे, तो एक पेड़ था उनके पास में, अशोक का पेड़ था। ठीक है, चलिए। राजभाषा, हमारे राज्य की जो भाषा है ना, हिंदी है। कब से, 1947 से। ठीक है, और ये हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जिसको 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। और वहीं पर अगर मैं दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो उसका नाम है उर्दू, यानी पहली जो भाषा हमारी हिंदी है, कब, 1947 से। और वहीं पर जो हमारी दूसरी भाषा है क्या है, 1989 में उर्दू दूसरी भाषा है हमारी राज्य की। आगे बढ़ जाएं। इम्पोर्टेंट प्रश्न में हमेशा पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ भाई, का थ्योरी तुम्हें आ पाती है तो आराम से तुम्हें हर चीज़ आ पाएगा। ठीक है, 20-13, चलो
हम कुछ अब ये मैदान कुछ क्षेत्र हम देखेंगे बाद में। जैसे कि भौतिक प्रदेश यानी 3 भाग में इसको हमने बांटा जाएगा। जैसे कि हमारा जो प्रदेश ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे पश्चिमी है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है, ऐसे बढ़ा देंगे ना, बुंदेलखंड है, ठीक है। हाँ, बंद करें। हमारा जो प्रदेश है ना फतेहपुर है, सॉरी हमारा जो ज़िला है फतेहपुर है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और हमारा ज़िला फतेहपुर है। हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जब आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आपको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, यानी भौतिक प्रदेश से, ठीक है। तो मैंने बोला चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, वो भी ऑल पर, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ओके, चलिए।